सब कुछ करने का समय अब जा चुका है, तो करो वही जो पेपर में आने वाला है। कहां से? इनकम टैक्स ब्रह्मास्त्र पीवाईक्यू रिवीजन से। क्यों? सिर्फ 2024 का पेपर करना इज नॉट इनफ, इसलिए हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पिछले 5 साल के ऑनर्स प्रोग्राम के पीवाईक्यू को एनालाइज करके, टोटल 11 पीवाईक्यू को एनालाइज करके आपके लिए बनाई द अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र रिवीजन। इसके अंदर बेटा आपको सारे उन टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एग्जाम लेवल पे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी आपके सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन की, और आपको इस चीज का डीप एनालिसिस मिलेगा कि सबसे रिपीटेड टॉपिक्स आपके कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं इनकम टैक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी की। आपको थ्योरी कुछ इस तरीके से करवाई गई है ताकि आप सिर्फ मेन प्रोविजन में फोकस करो, बुकिश लैंग्वेज के अंदर ना घूम पाओ। अब देखो सिंपल सी चीज, थ्योरी के अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी बाइफरकेट करके दी है कि कौन सी रेड मार्क है, कौन सी ग्रीन मार्क है, और किस बच्चे को कैसे नंबर चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो प्रेफर कर सकता है। साथ साथ में आपको ये बताएगा कि थ्योरी के क्वेश्चन कितनी कितनी बार आपसे पूछे गए, 3 टाइम्स 8 टाइम, ताकि उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बना सको। इतना डीप एनालिसिस आपको एक एक चीज का करके दिया है। थ्योरी हो गई, 30 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद आपको करना है ब्रह्मास्त्र पीवाईक्यू, जिसके अंदर आप सिर्फ उन टॉपिक पे फोकस करोगे जो कि मोस्ट रिपीटेड है। फोकस एरिया आपका डिफाइन हो जाएगा कि मुझे इन टॉपिक्स पर फोकस करके जाना है। दिस इज द अल्टीमेट रिवीजन एवरी स्टूडेंट मस्ट डू, हर बच्चे को ये करनी चाहिए। इसलिए सारे यूनिट्स की रिवीजन आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैपिटल गेन की अल्टीमेट पीवाईक्यू रिवीजन कराने वाली हूं, जिसके अंदर एक एक टॉपिक आपका कवर होगा। कैपिटल गेन के पीवाईक्यू में जो जो चीजें पूछी गई है, बेटा सारे बच्चों को ये 5 साल के पीवाईक्यू करना जरूरी है। इससे इतना डीप एनालिसिस मिलेगा कि कौन से प्रोविजन कितनी बार और कितना घुमा के आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें अपने यूनिट नंबर 3 कैपिटल गेन के क्वेश्चंस को। मैं आपको कैपिटल गेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, और आपकी कमाल की बात बताऊं, कैपिटल गेन के क्वेश्चंस के अंदर इतने डीप में प्रोविजन पूछे जाते हैं ना, जो आपको खुद आने वाले क्वेश्चंस के अंदर दिख जाएंगे। इधर उधर के क्वेश्चन करने से बेटर पहले ये तो देख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कितने डीप में प्रोविजन पूछे जाते हैं। अब जिस बच्चे ने एक भी बार पढ़ रखा है ना, उसको एक चीज की श्योरिटी कि उसके सारी की सारी चीजें ना, मैक्सिमम चीजें जो पूछी जाती है वो रिवाइज हो जाएंगी, उसकी एक मास्टर रिविजन हो जाएगी। दूसरी चीज, उसका दिमाग खुल जाएगा कि भाई इतने डीप में प्रोविजन पूछे गए हैं मुझसे, ताकि वो उस अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्रिपेयर कर सके। बट अगर आप इन सारे क्वेश्चन की कंप्रीहेंसिव कवरेज कर लेते हो ना एक बार, तो आपका कैपिटल गेन का मैक्सिमम पोर्शन वैसे ही कवर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो, अगर आप मुझसे पूछो मैम कैपिटल गेन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, बेटा सबसे ज्यादा ओ ग्रेड की कैटेगरी वाला जो टॉपिक है वो है आपका एग्जाम्पशन। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब आप ये मान के चलो 99.99% क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गेन के कोई ना कोई एग्जाम्पशन जरूर पूछी गई है। समझ में आ गई? तो फटाफट से मैंने सोचा कि सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पशन ही रिवाइज करना जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो आपके देखो 4 एग्जाम्पशन है, सेक्शन नंबर 54, 54B, 54EC एंड 54F। क्वेश्चन करवाऊंगी, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है जो बार बार पूछी जाती है, हर क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है, वो तो कर लो। देखो 54 इंडिविजुअल एसएससी पे लगती है। अगर आपने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, बेची है, और उसके बदले आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए, ठीक है, और कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी? जितना आपका कैपिटल गेन है, या फिर जो आपने न्यू एसेट एक्वायर किया उसकी जो भी कॉस्ट है, विच एवर इज लोअर। बात करते हैं सेक्शन नंबर 54 ईसी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, अगर आपने कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, इंडिविजुअल एचयूएफ एसएससी कंपनी कुछ भी हो, अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची और उसके बदले आपने बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाया है, कुछ खरीदा नहीं है, एसेट नहीं खरीदी, बॉन्ड्स में एनएचएआई की, आरईसीएल के बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, कब लगाना चाहिए पैसा? मैम जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उसके 6 महीनों के अंदर पैसा लग जाना चाहिए। अगर है ऐसी बात हो चुकी है तो कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ बॉन्ड विच एवर इज लोअर की आपको एग्जाम्पशन मिलने वाली है। पर यहाँ पे एक सीलिंग लिमिट है, 50 लाख मैक्सिमम, मैक्सिमम 50 लाख। मान लो मैम जो कैपिटल गेन निकल कर आया है, कैपिटल गेन निकल कर आया है 1 CR, और जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड मैंने इन्वेस्ट करी है वो निकाली है 60 लाख। 1 CR और 60 लाख, विच एवर इज लोअर, 60 लाख, पर मैक्सिमम कितनी लगेगी? 50 लाख की। जैसे हम 80C में पढ़ते हैं ना डिडक्शन, मैक्सिमम 1.5 लाख की, वैसा वाला कुछ सीन है। फिर सेक्शन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 54 इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और उसके बदले रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के वही खरीदी है तो सेक्शन नंबर 54 में कवर हो जाओगे। पर अगर आपने इसके अलावा कोई और एसेट बेच के प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप सेक्शन नंबर 54F में कवर होंगे। अब इस सेक्शन के अंदर कैपिटल गेन निकालने का तरीका क्या है? जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। जितना आपने न्यू एसेट की कॉस्ट है, जो आपके न्यू एसेट जो आपने खरीदा उसकी कॉस्ट, मतलब जो बिल्डिंग की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है उसकी जो कॉस्ट है, डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन रिसीव। जो मैंने ये वाली एसेट बेची थी उसमें नेट कंसिडरेशन मुझे क्या मिली? नेट कंसिडरेशन मतलब सेल्स कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर के आपके एक्सपेंसेस।
ये चीज है, ये आपको एग्जाम्पशंस बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। जिस बच्चे को आती है उसका कैपिटल गेन का क्वेश्चन तो आधा वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन में करते हैं वापसी। यूनिट 3 कैपिटल गेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मिस अर्पिता एज 50 ईयर्स ओल्ड है, परफेक्ट है। अब रेजिडेंट है इंडिया की, वो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देती है। पॉइंट नंबर ABCDE 5 पॉइंट्स दे रही है, पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो आपको वही चेक करना है। और मेन चीज, दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इनकम टैक्स के क्वेश्चन के अंदर आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो मेरे काम की है उसको एलिमिनेट करो। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन का एलिमिनेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है जी। कंप्यूट करनी है मुझे टैक्सेबल इनकम और साथ साथ में टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है। और असेसमेंट है 25-26 के लिए मान के चलो कि जो आपकी आईएफओस की इनकम है वो 1.5 लाख रुपए, और आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम से। सिंपल सा मतलब क्या है, आप 115 BSE से ऑप्ट आउट कर रहे हो, ओल्ड रिजीम में हमें टैक्स कैलकुलेशन निकाल के बतानी है, बता देंगे। अब एक एक पॉइंट पकड़ते चलो, उसकी कैलकुलेशन निकालते चलो। उसने परचेज करे हैं 1000 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी। एक शेयर का प्राइस कितना है? 120 रुपए। ब्रोकरेज भी हमने पे करी है। एक्सपेंसेस क्या ट्रांसफर के ऊपर? 10,000 रुपए के। अब उसका तो उसने बताया कि ये हमने ना 2025 में बेच दिए एट ₹800 पर शेयर। जो मैम मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है वो क्या निकल कर आएगी? 800 इंटू में 1000 इक्विटी शेयर्स, बिकॉज हमने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए। द शेयर्स हेल्ड बाय हर वर सोल्ड, ठीक है। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन उन शेयर्स की 350 है। इस लाइन को पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज याद आनी चाहिए कि मैम मैंने ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा था जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चेंज हो रही थी। वो कंसेप्ट क्या था? देखो वो कंसेप्ट मैंने आपको करवा रखा है, इधर आ जाओ। कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है आपका बेटा, सेक्शन नंबर 55, अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स वाला गेन है अंडर सेक्शन 112A वाला, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलती है? अगर आपने वो एसेट एक्वायर करे इस दिन से पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी? मैम जो भी मेरी कॉस्ट है दैट इज 120 रुपीज, जो भी मेरी फेयर मार्केट वैल्यू है विच इज 350 रुपीज इस दिन पर, और जो भी मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 800 रुपीज, इन दोनों का लोअर कितना आया? 350, और 350 और 120 का हायर कितना आया? 350। ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। इन दोनों का लोअर जो वैल्यू आई उसको कंपेयर करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच एवर इज हायर। तो 120, ठीक है, 350 और 800 विच एवर इज लोअर 350, 350 और 120 विच एवर इज हायर 350। ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। तो सबसे पहली चीज आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे याद आ गया। ये भी चीज पूछी गई थी, कैसे पता चला? दिमाग की घंटी कैसे बची? इस डेट को पहचान के, इस डेट को पहचान के। तो देखो निकाल लो, आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है बेटा वो हो जाएगी आपकी 8 लाख रुपीज। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आपकी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 8 लाख रुपीज। सेलिंग एक्सपेंसेस लगेंगे आपके 10,000 रुपीज के। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट क्या है? 350 रुपीज। कैसे निकाली कॉस्ट वो मैंने आपको सिखा दिया। 3.5 लाख तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा 4,40,000 का। 4,40,000 का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो निकल कर आएगा। फिर सेकंड, ट्रांसफर करिए पर्सनल कंप्यूटर 32,000 का इस दिन पर। ट्रांसफर करा है पर्सनल कंप्यूटर। एक बात बताना जरा मुझको, पर्सनल कंप्यूटर, मैम आपने बताया था कि स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, ये वो चीजें हैं जिन पे कैपिटल गेन लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये मेरी कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन लगने का सवाल ही नहीं उठता। फिर पॉइंट नंबर सी, उसने ट्रांसफर करिए पर्सनल ज्वेलरी। मैम ज्वेलरी है, पर्सनल है। अरे भाई एक चीज पता है, एक्सेप्शन के अंदर कवर करा था ना, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, इन सब को हम कैपिटल एसेट मानते हैं। 22 लाख की ज्वेलरी थी, 22 लाख की मैंने बेची है। 3,17,000 में ज्वेलरी मैंने खरीदी थी। कब खरीदी थी? 2014 के अंदर। बेची कब? 2024 के अंदर। मैम साफ साफ पता चल रहा है ये तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। पर क्या इंडेक्सेशन लगेगा या नहीं लगेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका एग्जेम्पशंस के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है। आपको इस चीज की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए ये डेट। जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए डेट कि अगर मुझे कोई भी एसेट ट्रांसफर हो रहा है इस दिन से पहले तो इंडेक्सेशन मिलेगा, इस दिन या इसके बाद तो इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज तो हर कैपिटल गेन के क्वेश्चन के अंदर आपकी काम आएगी, इंडेक्सेशन वाली बात, ठीक है जी। अब मैम ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये हो रहा है अगस्त के अंदर। इसका मतलब मैम ये जो अगस्त में ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब जुलाई के बाद हो रहा है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 22 लाख माइनस 3,17,000 मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा 18,83,000 का। परफेक्ट है जी। अब उसके बाद आगे पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 2 लाख रुपीज का वो ब्रॉड फॉरवर्ड है, पहले से चलता आ रहा लॉस है तो मैम कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे। पर यहाँ नहीं, बाद में, पहले कैपिटल गेन की टोटल इनकम निकाल लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर ई, उसने परचेज करिए न्यू रेजिडेंशियल हाउस। इस दिन हमने हाउस परचेज कर लिया, नोएडा में करा है। पर किन पैसों से? उन पैसों से जो कि ज्वेलरी को बेचने के बाद आए। घर की वैल्यू कितनी है मैम? जो हमने घर परचेज करा है वो 22 लाख का परचेज किया है और उसका नोएडा में इसके अलावा कोई और घर है भी नहीं। तो मेरे दिमाग
दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि मैम कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर मैं बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मेरे को सेक्शन नंबर 54F की एग्जेम्पशन मिलती है। और सेक्शन नंबर 54F की एग्जेम्पशन के अंदर फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज 18,83,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। मैम जो मेरा नया घर है वो 22 लाख रुपए का है, डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन रिसीव, जो एसेट मैंने बेचा था उसकी नेट कंसिडरेशन क्या है, नेट कंसिडरेशन का मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस मेरे ट्रांसफर के एक्सपेंसेस। तो नेट कंसिडरेशन क्या है मैम 22 लाख की है क्योंकि ट्रांसफर के कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो इसका मतलब 18,83,000 मल्टीप्लाई बाय 22 लाख डिवाइड बाय 22 लाख, मेरा यही क्या निकल कर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कैपिटल गेन निकल कर आएगा 0। कैसे, सेक्शन नंबर 54F की एग्जाम्पशन लगाने के बाद। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस मैम नीचे क्या दे रखा है, ये वही तो चीज बता रही हूँ, इंडेक्सेशन आपका नहीं मिलने वाला, तो इसलिए ये सारी चीजें मिलने क्या हो जाएगी, इररिलेवेंट। पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, जो मैं पॉइंटर्स बता रही हूँ ना कैपिटल गेन के, प्लीज अपनी नोटबुक में साइड में लिख लेना। पहला क्या बताया मैम, पहला बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे एग्जाम्पशंस आनी चाहिए, एग्जाम्पशंस पे गुड ग्रिप होनी चाहिए बिकॉज हर क्वेश्चन में पूछी जाएगी। दूसरा मैम मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, जिसके लिए जो मुझे डेट है ट्रांसफर की डेट 23 जुलाई, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिकॉज सबसे बड़ा अमेंडमेंट आपके प्रीवियस ईयर का यही है, कैपिटल गेन के चैप्टर में ही है। और मैम इसके साथ साथ मुझे रेट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पहले क्या रेट था और अब क्या रेट हो गया। पहले मेरा लॉन्ग टर्म में 10% था, अब वो 12.5% हो गया। पहले मेरा लॉन्ग टर्म में 20% था, अब वो 12.5% हो गया। रेट चेंज आपको पता होना चाहिए। ये दो इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। थर्ड चीज इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन, जो इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है उस इंफॉर्मेशन पे मुझे ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर, सिंपल इग्नोर। ठीक है जी। अब निकालते कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस अर्पिता। मैम जो मेरी कैपिटल गेन की इनकम है वो कितनी है, ये तो नील, ये भी नील, 4,40,000, 4,40,000। पर एक चीज मुझे पता है, मेरा एक पॉइंट रह रहा है, ये वाला पॉइंट जो मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है 2 लाख रुपए का। ठीक है, लॉस को अपने सेट ऑफ कराया। अब जो मेरी कैपिटल गेन की इनकम निकल कर आई वो आई है 2,40,000। मुझे एक चीज और पता है, मेरी IFRS की इनकम भी है 1.5 लाख की, तो टैक्सेबल इनकम निकल कर आ गई 3,90,000। मैं ऑप्ट आउट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं ओल्ड रिजीम के अंदर हूँ। अब आपकी जो इनकम है उसमें से अपनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख की हटा दो। 2.5 लाख की क्यों हटाई, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है, इसकी एज 50 ईयर्स ही है, तो मैंने 2.5 लाख की इनकम हटा दी। इसका मतलब 3,90,000 रुपीज में से अगर मैं 2,50,000 हटा देती हूँ तो इनकम बचती मेरी 1,40,000 की। अब मेरे दिमाग में एक और घंटी बननी चाहिए कि मैम एक और अमेंडमेंट आया था क्या, कि जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अब उसकी जो लिमिट है वो 1,25,000 हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A मेरा एग्जेम्प्ट होता है 1,25,000 तक, मेरा एग्जेम्प्ट होता है 1,25,000 तक। तो हम 1,40,000 की इनकम पे टैक्स पे करना है, 1,25,000 तो उन्होंने वैसे ही एग्जेम्प्ट करा दिए, तो मतलब 15,000 की इनकम पे टैक्स पे करना है। पर कितना करना है, 12.5% के रेट के हिसाब से। क्यों, क्योंकि जो मेरा ट्रांसफर हुआ है वो 23 जुलाई के बाद हुआ है। जो मेरी ट्रांसफर हुई है मैम, जो मैंने ज्वेलरी बेची है वो नवंबर में बेची है, अगर मैं उसको जुलाई में 23 जुलाई से पहले बेचती, अगर मैं 23 जुलाई से पहले बेचती तब मेरा रेट कुछ और होता, पर अब मेरा रेट 12.5% है। ये कहाँ पे सिखाया था, ये देखो, जिसको याद नहीं आ रहा वो इस चीज को रेफर करो। 112A 10% लगता अगर इस दिन से पहले ट्रांसफर है, 12.5% लगेगा अगर इस दिन के बाद ट्रांसफर है, इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। पहले 1 लाख की लिमिट थी पर उसको ध्यान नहीं रखना, 1,25,000। जहां जहां पे चेंजेस है ना वो सारे चेंजेस भी बेटा मैंने आपके अपडेट कर दिए, अमेंड कर दिए। ठीक है, तो अब देखो आपको 15,000 पे 12.5% का टैक्स पे करना है, 1,875 आएगा, HEC ऐड करना है और आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपका बिना HEC ऐड करे सॉल्व हो ही नहीं सकता, पूरा बन ही नहीं सकता, नंबर कट जाएंगे। अब मैम बात करते हैं, आपको तो ये कंसेप्ट याद आना चाहिए, मैम इनकम तो 5 लाख से कम की है तो क्या मुझे रिबेट नहीं मिल सकती, बेटा रिबेट का कंसेप्ट याद करो, रिबेट हर इनकम से मिल जाएगी, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A से उसको बैर खाइए, रिबेट उससे नहीं मिलेगी, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर ट्रांसफर जो है मेरा इस दिन के बाद हुआ है, तो रिबेट 87A की मुझे मिलेगी ही नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A से, उसको दिक्कत है। चलो चलो ये क्वेश्चन मुझे आसानी से समझ में आ गया, क्लियर हो गया, परफेक्ट है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राहुल शर्मा परचेज कर रहा है एक फ्लैट, अच्छी बात है जी, गाजियाबाद में फ्लैट परचेज करा है उसने इस दिन को, ठीक है, 12 लाख रुपए का। तो इसका क्या बनाओ, एक फ्लो चार्ट बना लो। आपकी कैपिटल गेन की इंपॉर्टेंट टिप नंबर 5, अगर लगता है क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो अपना क्या बना लो, फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट से चीजें हो जाएंगी आपकी आसान। कैसे बनेगा मैं बताती हूँ। मैम सबसे पहले तो राहुल जी आए, राहुल जी ने घर खरीदा था 2002 के अंदर, कितने का घर खरीदा था, 12 लाख का घर खरीदा था। फिर उन्होंने वो जो घर है 2010 के अंदर किसको दे दिया, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी रतन जी को।
प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी उन्होंने रतन जी को। अब रतन जी के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हो जाएगी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। समझो, अगर रतन जी इस घर को बेचते हैं तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर हो जाएगा, बिकॉज रतन जी को तो वो गिफ्ट में मिली है, रतन जी को तो गिफ्ट में मिली है। रतन जी पास अवे हो गए, रतन जी गए। उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई अंडर द विल टू हिज सन संचित को। प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हुई है? संचित को ट्रांसफर हो गई। संचित कौन है? सन है, रिलेटिव है, ठीक है जी। कब ट्रांसफर हुई है? 2016 के अंदर। संचित ने क्या किया? संचित ने दो काम करे, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा सुंदर बनाया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगाई 2,20,000 रुपए की, ठीक है, 2016 के अंदर। और 2017 के अंदर उसने फिर से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगाई है 1,80,000 की। मैम कहाँ पे लिखा है? अरे दिखा रही हूँ, रुक जाओ। कहाँ पे लिखा है? मिस्टर संचित ग्रोवर इंकर करा 2,20,000 रुपए ड्यूरिंग अक्टूबर 2016 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग द दिसंबर एज अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को सुंदर सा बनाया। फिर संचित जी ने क्या किया? संचित जी ने जो प्रॉपर्टी है मिस्टर अभिषेक जी को बेच दी। अभिषेक को बेची कितने की? सेल्स कंसिडरेशन है आपकी 85 लाख रुपीस की। कब बेची है? 2024 के अंदर। 2024 में उन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी। क्लियर है? जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 90 लाख। यहाँ पे घंटी बज जानी चाहिए कि आपका जो कंसेप्ट टच होगा वो होगा सेक्शन नंबर 50C का। सेक्शन 50C का कंसेप्ट टच होगा। सेक्शन 50C का कंसेप्ट आपका ये कहता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी आपकी है प्लस कर दो 10%। अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है, फेस इस साइड खुल रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो आपकी यही वैल्यू हो जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही, ठीक है। पर अगर आपका फेस इस साइड खुल रहा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू स्टिल ज्यादा आ रही है, इस वैल्यू में 10% ऐड करने के बाद भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो आपकी सेल्स कंसिडरेशन मानी जाएगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब आ जाओ इस केस के अंदर। इस केस में क्या हुआ बेटा? इस केस के अंदर मैम मेरी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो है 85 लाख, प्लस कर दो 10%, कितना आ जाएगा? 93,50,000। क्या ये ग्रेटर है? ऑफ कोर्स ये ग्रेटर है आपके 90 लाख से, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ग्रेटर है। तो मैम जो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है वो 85 लाख ही बनेगी। पर अगर ये अमाउंट 90 लाख से कम होता, लेट सपोज 89 लाख होता, तो जो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है वो 90 लाख बनती, विच इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बनती। जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़ रखा होगा उसको एक बार में क्लिक होगा कि यहाँ पे 50C का कंसेप्ट लगाया गया है और कमीशन जो मैंने पे करी है ट्रांसफर के एक्सपेंस वो 20,000 रुपये मैंने पे करे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद एग्जाम्पशन की बात करेंगे, ठीक है जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैम ये जो है अभिषेक, इसको मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूँ 85 की, और मैं 85 ही यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसीडर करूंगी बिकॉज ऑफ सेक्शन 50C। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या लगा? समझ में आ गया। अब मैम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी मेरी? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो समझ में आ गई, एक्विजिशन क्या होगी भाई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, बिकॉज इसको तो फ्री में मिली, अंदर गिफ्ट मिली, विल मिली, और उसको भी गिफ्ट मिली, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। यहाँ पे वो कंसेप्ट लगा आपका, ठीक है जी, क्योंकि संचय को तो वो विल में मिली है, उसके लिए कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट थी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। अब एक चीज और ध्यान में रखना, आपको एज अ एसएससी चॉइस दी जाती है कि भाई आप दोनों हिसाब से निकाल लो, आप दोनों हिसाब से निकाल सकते हो। मतलब मैम मतलब दोनों हिसाब से मतलब बेटा आप 20% विदाउट 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन दोनों से निकाल लो, जिसमें आपको बेनिफिट हो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो इसलिए उन्होंने दोनों से निकाल के दिखाया। यहाँ पे उसने लिया विदाउट इंडेक्सेशन 20, यहाँ पे उसने लिया है आपका 12.5% का, ठीक है, और यहाँ पे उसने लिया है 20% का, 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। दोनों से जिसमें आंसर कम आएगा वो ऑप्शन वो सेलेक्ट कर लेगा। अब मैम याद कैसे करें? अरे भाई याद तो आपको करना है, समझ में आ गया? इंडेक्सेशन लोगे तो टैक्स रेट ज्यादा लगेगा, इंडेक्सेशन लिया तो टैक्स रेट आपका लगेगा 20% का, इंडेक्सेशन नहीं लोगे तो टैक्स रेट लगेगा 12.5% का। ये कंसेप्ट है। अब चलो क्वेश्चन में आगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? 85 लाख। ट्रांसफर के एक्सपेंस कितने? 20,000, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 84,80,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 12 लाख। इंप्रूवमेंट है 2,20,000 और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक और करी 1,80,000। टोटल 16 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट है, ठीक है। देखो 12 लाख कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, 2,20 और 1,80, ठीक है। आपकी ये वैल्यू निकल कर आ गई। पर मैम यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? इस क्वेश्चन के अंदर हम कर देंगे इंडेक्सेशन। एक मैंने करा विदाउट इंडेक्सेशन जैसे, एक मैं करूंगी इंडेक्सेशन के साथ। आपको पता है कि मेरे प्रीवियस ईयर का इंडेक्सेशन क्या है? CII कितना है? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 363। तो 363 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिस साल वो एक्वायर हुई थी, तो उसके लिए कहाँ दे रखा है? उसके लिए ये दे रखा 2002-3 के अंदर, 2-3 के अंदर 105। यहाँ पे कितना? 16, 17 और 16 और 17, 264 और 272। इधर आ जाओ, 264 और 272 दिख रहा है।
264 और 272 परफेक्ट है। ये मैंने उसको इंडेक्स कर दिया। इंडेक्स तो यार बहुत ईजी है, कर लोगे ना। चलो ये मेरी वैल्यू आई है विद इंडेक्सेशन, ये मेरी वैल्यू आई विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पे मुझे पता है कि हर बच्चे का यहाँ तक आ गया, इस वैल्यू तक तो आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं वापसी। अब यहाँ पे परचेज करें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड। क्या मैम ये सेक्शन नंबर 54 ईसी में कवर है? यस बिल्कुल कवर है। RECS रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड अगर आपने परचेज करे, पर 6 महीने के अंदर होने चाहिए, 6 महीने के अंदर होने चाहिए। तो चेक करेंगे क्या 6 महीने के अंदर है। देख लो मैम हमने परचेज कब करे हैं? इस दिन। क्या वो 6 मंथ्स के अंदर ट्रांसफर हुए? बिल्कुल। इस दिन हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, इस दिन हमने खरीद लिए, 6 मंथ्स में ट्रांसफर हुआ है, मतलब 6 मंथ के अंदर परचेज कर लिए जी, परचेज कर लिए। तो मतलब इतनी 18 लाख की मुझे एग्जाम्पशन मिल जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 18 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिल रहे हैं बेटा, आपको यहाँ पे 18 लाख रुपीज मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 18 लाख की एग्जाम्पशन मिल रही है। अब क्वेश्चन में चलते हैं वापसी। कह रहे हैं यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली 15 लाख रुपए की। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बदले आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपको लगता है सेक्शन नंबर 54 कितने टाइम में खरीदनी चाहिए? 2 साल के अंदर परचेज कर लेना। क्या 2 साल में करिए? ऑफकोर्स मैम मैंने 2 साल के अंदर ही खरीदी, ट्रांसफर किया था इस दिन और इस दिन मैंने खरीदी, 2 साल के अंदर ही खरीदी है, तो मैम मुझे मिल जाएगी 15 लाख रुपए मेरे यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। 15 लाख और 15 लाख दोनों एग्जाम्प्ट हो गए। अब क्वेश्चन वापसी। मैंने ना यूनिट्स म्यूचुअल फंड, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के अंदर पैसा लगाया है। भाई ऐसी कोई एग्जाम्पशन हमने नहीं पढ़ी। 54 EC के अंदर ये नोटिफाइड म्यूचुअल फंड की कोई भी यूनिट कवर नहीं है, तो यहाँ पे आप नोट डाल के मेंशन कर देना कि भाई ये म्यूचुअल फंड आपका कवर नहीं होता सेक्शन नंबर 54 EC के अंदर, इसकी कोई भी आपको एग्जाम्पशन मिलने वाली नहीं है। तो एग्जाम्पशन देने के बाद आपका कैपिटल गेन आएगा 35,80,000 किस स्कीम के अंदर? जब आप ले रहे हो विदाउट इंडेक्सेशन, और आपका कैपिटल गेन निकल कर आएगा 4,88,809 जब आप ले रहे हो विद इंडेक्सेशन। ये कौन सा केस है? ये है आपका बेटा विदाउट इंडेक्सेशन, आप जिस पे रेट प्ले करोगे 12.5% का। ये है आपका विद इंडेक्सेशन जिस पे आप रेट दोगे अपना, जिस पे आप अपना रेट दोगे 20% का। मैम 10% कब था? 10% था शेयर्स के ऊपर 112A के ऊपर, और 20% कब है? 112 के ऊपर अदर देन शेयर्स। ठीक है जी, अब बस कुछ नहीं करना, टैक्स निकाल देना है। आपको पता है 3 लाख तक तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी आपकी अमाउंट, 3 लाख तक तो आपकी अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगी। क्यों एग्जाम्प्ट हो रही है मैम 3 लाख रुपीज तक? ये बता दो आप मुझको। ठीक है, क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है, क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, तो 3 लाख रुपीज की लिमिट तक तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। 3 लाख रुपीज तो एग्जाम्प्ट हो गए, बच गए इतने के ऊपर हम देंगे सीधा 12.5% का रेट और 4% का HEC ऐड कर देंगे। ये मेरी इनकम जो टैक्सेबल टैक्स है वो निकल के आ गया। उसका 3 लाख यहाँ से भी एग्जाम्प्ट कराए, बच गए इतने 1,88,709। 20% का टैक्स पे करेंगे, 4% HEC लगाएंगे, ये मेरा टैक्स पेबल आ गया। तो साफ साफ पता चल रहा है कंक्लूजन के अंदर मिस्टर संचित जो है 39,252 रुपीज पे करेगा। ठीक है, कैसे? इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेगा और 20% के रेट के हिसाब से वो पे करेगा, क्योंकि इसके अंदर उसका बेनिफिट हो रहा है। आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है भाई सीधी सी बात ये बता दे बेनिफिट किसके अंदर होगा। बीइंग द एसएससी आप ये चाहोगे ना, दोनों स्कीम में से जिसमें बेनिफिट होगा मैं तो वो सिलेक्ट करूंगा, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लूंगा और 20% का टैक्स पे करूंगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत कमाल का कंसेप्ट आपका यूज हुआ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्सेस डेट ऑफ एग्रीमेंट का। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता था वो अच्छे से क्वेश्चन को कर लेगा। चलो, मिस्टर रमेश परचेज कर रहा है प्लॉट ऑफ वैकेंट लैंड। ठीक है जी, कितनी कॉस्ट के ऊपर? 10 लाख की कॉस्ट के ऊपर, फाइनेंशियल 8-9 के अंदर। उसने उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी 5 लाख रुपए की और कॉस्ट लगाने के बाद। लैंड थी 10 लाख की कॉस्ट थी, बिल्डिंग खड़ी कर दी 5 लाख की कॉस्ट लगा, टोटल 15 लाख की उसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, जुलाई 2014 के अंदर वो एक एग्रीमेंट के अंदर आया अमन के साथ, कहता है कि मैं तेरे को पूरा का पूरा 60 लाख में बेच दूंगा। 5 लाख रुपए उसने एज एडवांस मनी रिसीव कर ली, आपको पता है। हाउएवर द अमन फेल टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। इस लाइन से क्या है? एडवांस मनी फोरफीट। दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि कंसेप्ट पूछ रहा है एडवांस मनी फोरफीट वाला। और आपको एक चीज पता है, मैम अगर एडवांस मनी मैंने फोरफीट कर दी आफ्टर 2014 तो वो मेरी IFRS की इनकम बनती है, अगर मैंने एडवांस मनी फोरफीट कर ली। ये देखो एडवांस मनी, अगर मैंने एडवांस मनी फोरफीट करी है इस दिन के बाद तो वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। कैपिटल गेन में उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो सीधी सी बात क्या है, ये 5 लाख रुपए मेरे अदर सोर्स की इनकम बन जाएंगे। यहाँ तक तो क्वेश्चन के अंदर इतना घुमाया, बस एक चीज हमें समझ में आई कि IFRS में 5 लाख रुपए टैक्सेबल होने वाले हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, कहते हैं उसके बाद वो एंटर करा एक एग्रीमेंट में मिस्टर करण के साथ। अब उसने छोड़ दिया अमन को, करण पे आ गया। एग्रीमेंट में एंटर किया जनवरी में और रजिस्टर हो गई चीजें मार्च में। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था कि आपको कौन सी डेट लेनी है ट्रांसफर की डेट ऑफ एग्रीमेंट मानूं या फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानूं। तो उसका कंसेप्ट क्या कहता है? उसका बेटा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम कंसीडर उस दिन की करेंगे जिस दिन आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, पर अगर आपने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एग्रीमेंट दोनों अलग अलग डेट है और एसएससी ने कोई भी अमाउंट अगर आपको पे कर दिया तो आप डेट ऑफ एग्रीमेंट की ले सकते हो।
एसएससी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर कोई भी कंसिडरेशन उसको रिसीव हो गई है अकाउंट पे चेक वगैरह के थ्रू, मेरे वाले केस में कोई भी अमाउंट पैसा रिसीव ही नहीं हुआ, डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो जो मेरी डेट ऑफ ट्रांसफर मानी जाएगी वो क्या होगी, मतलब मेरी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही डेट ऑफ ट्रांसफर मानी जाएगी। तो मेरी ट्रांसफर की डेट क्या आ गई, इस कंसेप्ट को लगा के मेरी ट्रांसफर की डेट क्या आ गई मैम, मेरी ट्रांसफर की जो डेट है वो निकल कर आ गई 10 मार्च 2025। आप एक चीज समझो बेटा, कैपिटल गेन के प्रोविजंस अगर आ रहे हैं, पढ़ रखा है, तो क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी है 75 लाख। प्रॉपर्टी कितने की बेच रहा है 70 लाख की। मैम फॉर्मूला लगा लेना, फुल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन 70 लाख प्लस 10% कितनी हो जाएगी 77 लाख। क्या 77 लाख ग्रेटर है मेरी, ऑफ कोर्स मेरी ग्रेटर है, किस चीज से 70 लाख से, ऑफ कोर्स ग्रेटर है। तो इसका कितने से 75 लाख से, 75 लाख इज एसडीवी। तो मैम अगर ये अमाउंट मेरी ग्रेटर है 77 लाख इज ग्रेटर देन 75 लाख, तो मैम जो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है वो मेरी 70 लाख ही होगी। ठीक है जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 70 लाख की होगी, 1% का मैंने ब्रोकरेज पे किया है। इधर आ जाओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 70 लाख ही होगी। ये पढ़ लेना कैसे 70 लाख निकल कर आई, वो मैंने सिखा दिया आपको। ठीक है, ट्रांसफर के एक्सपेंसेस 1% ब्रोकरेज 70 लाख के ऊपर 70,000 के। अच्छा मैम एक चीज और बताती हूँ, अगर आपको, अगर यहाँ पे वैल्यू बेशक 75 लाख भी होती, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर कर लेते, तो जो 1% लगाते ना ब्रोकरेज, वो 70 लाख पे ही लगाते। भाई जितना पैसा मिला ब्रोकरेज तो उसी पे लगाओगे ना, ये वैल्यू क्या आएगी वो गवर्नमेंट अपने प्रोविजन के हिसाब से डिटरमाइन करवाती है, पर आपको इन हैंड जितना पैसा मिला ब्रोकरेज तो उतने की ही ली जाएगी ना। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। चलो 69,30,000 निकल कर आया। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कि जो मेरी कॉस्ट है वो क्या हम कंसीडर करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी मेरी, तो देखो बेटा सबसे पहली चीज, इंडेक्सेशन तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एसेट जो है आपकी इस दिन के बाद ट्रांसफर हुई। एसेट जो है मेरी कब ट्रांसफर हुई है, एसेट हुई है मैम आपकी मार्च के अंदर ट्रांसफर, मार्च 2025 में ट्रांसफर हुई है, तो इंडेक्सेशन तो आपको मिलने वाला नहीं है, सीधा सीधा आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे बात करते हैं। ने कितने का खरीदा था मैम, 10 लाख रुपीस का खरीदी थी मैंने लैंड, और 5 लाख रुपीस की मैंने बिल्डिंग पे खर्चा किया था। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जिसे मैं कह सकती हूँ, कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है 10 लाख, और बिल्डिंग पे इंप्रूवमेंट कितनी करी 5 लाख की, तो 15 लाख लेस हो जाएंगे। इंडेक्सेशन नहीं हुआ क्योंकि डेट ट्रांसफर की डेट के बाद है, तो 54,30,000 निकल कर आ गया। अब आ जाओ एग्जेम्पशंस की बारी। उसने एक्वायर करी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेंगलुरु के अंदर 25 लाख रुपए की इस दिन में। ठीक है मैम, +2 2 साल के अंदर आपको परचेज करनी थी, आपने 2 साल के अंदर ही परचेज कर ली। इवन 2 साल भी क्या लगा, आपने कुछ ही दिन में कर ली। 10 मार्च को आपने बेची और 28 मार्च को आपने खरीद ली, 2 साल के अंदर ही हो गया, तो आपको 25 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाने वाली है। उसके बाद 5 लाख रुपए अपने सीजीएस अकाउंट के अंदर डाल दिए। ठीक है जी, 5 लाख रुपए अपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए इस अकाउंट में डाल दिए, तो 25 + 5 30 लाख की तो आपको एग्जेम्पशन ऐसी मिल जाएगी। उसके बाद आपने एनएचआई के बॉन्ड्स लिए। क्या एनएचआई इसके अंदर कवर है, जी बिल्कुल एनएचआई इसके अंदर कवर है, ये रहा। तो आपने एनएचआई के बॉन्ड्स ले लिए, चेक करेंगे क्या 6 महीने के अंदर ही ले लिए, 6 महीने के अंदर ही लिए, तो आपने लिया मई के अंदर। ट्रांसफर की डेट क्या, मार्च, मार्च से मई 6 महीने के अंदर ले लिए, तो मैम 25 + 5 30 + 3 33 लाख रुपए मेरे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। 33 लाख रुपीज मेरे एग्जाम्प्ट हो गए। मेरी टैक्सेबल कैपिटल गेन निकल कर आ गया 21,30,000 का। तीसरा क्वेश्चन जिसके अंदर एग्जाम्पशन फिर से आई है आपकी। अब उसके बाद कह रहे हैं कंप्यूट करो रमेश की इनकम चार्जेबल टू कैपिटल गेन। निकाल दिया, असेसमेंट ईयर बता दिया। आपको बताना है एडवांस मनी का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, बता तो दिया कि आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी 5 लाख रुपए मिस्टर अमन को जो मिले हैं वो क्या हो जाएंगे, फोरफीट जो करे हैं वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें लिख देना टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बाकी ये नोट्स रेफर कर लेना, जो मैंने बताया है वही सेम चीज़ है एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई है। 25 लाख + 5 लाख 30 लाख यहाँ पे हो गए, और उसके बाद एनएचआई के बॉन्ड्स के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो आपका ये टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मिस्टर पंकज ने सबमिट करे कुछ डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज 3 चीजें हैं, रेजिडेंशियल हाउस, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और डिबेंचर्स। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर 2 बार कुछ सिमिलर तरीके से आ रखा है। यहाँ पे बस एक चीज रेजिडेंशियल हाउस चेंज होकर अर्बन लैंड आ गई थी, मतलब एक तरीके से सिमिलर तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये तीनों का अलग अलग निकालेंगे, कैपिटल गेन कैसे आएगा। उसने जो न्यू उसको निकालना क्या है, कैपिटल टैक्सेबल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, इनकम कैलकुलेट करनी है अंडर हेड कैपिटल गेन। ठीक है जी, और सीआईए मुझे गिवंस है। ओके, अब एक एक को पकड़ो। सबसे पहले मैं पकड़ती हूँ रेजिडेंशियल हाउस को। रेजिडेंशियल हाउस सेल्स कंसिडरेशन क्या है मैम, सेल्स कंसिडरेशन है 32 लाख रुपए। सेल्स कंसिडरेशन क्या है 32 लाख रुपए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है 34 लाख रुपीज, 32 लाख
प्लस 10%। अगर ग्रेटर है 34 लाख से तो जो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 32 लाख बन जाएगी। ऑब्वियसली ग्रेटर ही आएगा, तो मेरी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 32 लाख बन जाएगी। क्या मैम कोई ट्रांसफर पे एक्सपेंसेस भी पे करे? कोई एक्सपेंसेस तो ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहे। देखो ये हो गया, ये हो गया, कोई एक्सपेंसेस तो मुझे दिख नहीं रहे। अब ट्रांसफर किस दिन हुआ? ट्रांसफर हुआ है मैम मेरा जून में, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। इस चीज से ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गई मेरी 32 लाख, क्योंकि ट्रांसफर के कोई एक्सपेंसेस है नहीं। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन की कॉस्ट कितनी है? 5,20,000। पर एक्वायर कब किया था मैम? एक्वायर किया था आपने 2009 के अंदर। तो 2009 का अगर मैं CII देखूं तो 148 है। तो कैसे निकालूंगी मैं निकालूंगी मैम 5,20,000। इस साल का CII 343 डिवाइड में उस साल का CII 148। ठीक है, 5,20,000 363 डिवाइड बाय 148 कितनी आएगी? 12,75,405। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। 17.5 लाख की मैंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करी है 2012-13 के अंदर। 12-13 का CII कितना है? 200। तो कितनी आ जाएगी आपकी? 7,50,000 इंटू में 363 डिवाइड बाय 200। ये मेरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गई। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका निकल कर आ गया। इतनी बात क्लियर होगी। अब बेटा बात करेंगे फिर किस पे? एग्जाम्पशंस पे। अब एग्जाम्पशन किस चीज के नीचे पॉइंट पढ़ो। उसने परचेज करी न्यू एग्रीकल्चर लैंड इस दिन को, ठीक है, उसने एक न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी है। ओके, उसने, अच्छा ये वाला पॉइंट कनेक्ट होगा इसके ऊपर, समझ रहे हो? आपने लैंड परचेज करी, नहीं 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 मैम, एग्जाम्पशन कब थी? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बदले अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है, सेक्शन नंबर 54 में एग्जाम्पशन मिलती थी। ठीक है, तो उसने स्पेंड करे 10 लाख रुपए ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टिल दिस। इस तारीख तक आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, इतना तो मिल ही जाएगा। उसके बाद आपने 5 लाख रुपए सीरियस अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, उसका कोई भी और घर नहीं है, कोई बात नहीं, 15 लाख रुपए आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपके बेटा एग्जाम्प्ट कितने हो जाएंगे? 15 लाख रुपीज आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे सेक्शन नंबर 54 के अंदर। इधर आओ, आपका देखो 15 लाख रुपीज आपके एग्जाम्प्ट होने थे, कितने? 10 लाख प्लस 5 लाख। पर मेरा कैपिटल गेन ही कितना है? मेरा कैपिटल गेन है 5,63,345 का, इतना मेरा गेन है। तो ऑब्वियसली मैम अगर मुझे 10 रुपए के ऊपर टैक्स पे कराना है और मेरे पास पड़े हुए जेब में 20 रुपए, तो मैं 10 ही रुपए हटाऊंगी ना यहाँ से। आप देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और जो अमाउंट इन्वेस्ट करी विच एवर इज लोअर। 15 लाख थोड़ी हटा दूंगी, नेगेटिव में लॉस थोड़ी दिखा दूंगी मैं। एग्जाम्पशन तो उतने की ही लोगे ना जितना आपका गेन आ रखा है मैक्सिमम पे। तो बस जीरो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जीरो हो गया। ये क्लियर हो गया, पहला वाला मैम क्लियर हो गया। अब आ जाओ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। कितने की बेची? 20 लाख की बेची। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ है नहीं, किस दिन ट्रांसफर करिए? इस दिन मैंने ट्रांसफर करी है। 20 लाख की बेची है, ट्रांसफर इस दिन करी, क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाने वाला है। इस पे कोई पॉइंट है? परचेज कर ली न्यू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद, कोई भी लैंड ले लो, अर्बन ले लो, रूरल ले लो, देखो यहाँ पे कवर है सेक्शन नंबर 54B। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर हम बेचते हैं तो अर्बन प्लस रूरल कोई भी हम एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, सेक्शन नंबर 54B में एग्जाम्पशन मिल जाने वाली है। ठीक है ना? तो चलो इसके बाद अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे आ जाओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 लाख है, एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो 20 लाख मेरी नेट कंसिडरेशन आ गई। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है देखते हैं, नीचे गिवन होगी। फादर जो है मिस्टर पंकज के, उन्होंने ये लैंड उसको गिफ्ट करी थी इस दिन को। फादर ने ये लैंड जो थी 30,000 में खरीदी थी इस दिन पे, और जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो इस दिन पे इतनी है, 1 लाख रुपए। यहाँ पे आपका कंसेप्ट लगता है कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। ये वाला कंसेप्ट आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में लग जाता है। अगर आपको कोई भी एसेट इस दिन से पुराना है तो आपका हमेशा कॉस्ट क्या लगती है? आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या निकल कर आती है? कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट है दैट इज 30,000, और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है इस दिन की? 1 लाख, विच एवरेज हायर 1 लाख आ गई। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इंडेक्सेशन का मुझे बेनिफिट भी मिलने वाला है। 2001-2 का CII कितना है? 100, तो यहाँ पे निकाल लो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय 100, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 3,63,000। परफेक्ट है, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा 16,37,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ गया। अब मैम बात करते हैं एग्जाम्पशन की, अंडर सेक्शन 54B। एग्जाम्पशन, मैंने नया लैंड खरीदा है। नया लैंड कितने का खरीदा है? मैम मैंने नई लैंड खरीदी है 15 लाख रुपए की, 15 लाख की लैंड खरीदी है। कितनी है? मैम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना है। कितना पैसा लैंड में इन्वेस्ट करा? 15 लाख रुपए लैंड में इन्वेस्ट करा, तो जो रिमेनिंग बच गया वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अर्बन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आ गया।
सेक्शन नंबर 54B की एग्जाम्पशन हो गई यहाँ पे। इतना मैम कैपिटल गेन था, इतने की लैंड खरीद ली, तो ये मेरा बच गया कैपिटल गेन जो कि टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं डिबेंचर की। डिबेंचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार डिबेंचर पे क्वेश्चन पूछा गया है। डिबेंचर पे बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 3 से 4 बार तो मैंने ही देख लिया। तो चलो डिबेंचर, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, डिबेंचर पे डेट ही नहीं देखनी कौन सी डेट है, इंडेक्सेशन मिलेगा ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर पे इंडेक्सेशन मिलेगा ही नहीं, चाहे कोई भी डेट हो। तो मैम सीधी बात, सेल्स कंसिडरेशन इतनी है, ओके। मैम ट्रांसफर की डेट से पहले, अरे मुझे मतलब ही नहीं, इंडेक्सेशन मिलना नहीं है, तो 1,50,000 माइनस 80,000 डायरेक्ट निकाल दो। 1,50,000 माइनस 80,000, 70,000 रुपए मेरे टैक्सेबल हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा निकल कर आएगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है, मैम इसके अंदर तो जीरो हो गया, इसके अंदर 1,37,000 और इसमें 70,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,07,000 मेरा कैपिटल गेन जो कि टैक्सेबल होगा। 2,07,000। बस ये कुछ कहानियां हैं, ये कहानियां जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है, वो कहानी है, इसको पढ़ लेना। तो इजी क्वेश्चन था आपका, जिसके अंदर आपका सेक्शन नंबर 54B भी आया। तो मैं को आप गेस कर पा रहे हो कि कितना पूछा जाता है, एग्जामिनेशन का टॉपिक कितना हेवी टॉपिक है, जो हर बार पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में आता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी अपडेट करा देती हूँ। इस फ्लो चार्ट के अंदर जो आपका 6th इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी डिबेंचर की। डिबेंचर जो है, ध्यान से सुन लो, डिबेंचर काफी बार पूछा जाता है, और डिबेंचर पे आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट कुछ भी कर लो, कोई सी भी डेटो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब चलते आगे। आगे कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मिसेस एक्स रेजिडेंट है, उसके पास कुछ कैपिटल एसेट्स है, उसका ये सेल प्राइस है और ये उसके ट्रांसफर पे एक्सपेंसेस आए हैं। लैंड है, गोल्ड है, लिस्टेड डिबेंचर, डिबेंचर फिर से उठ के आ गया। लैंड जो थी उसने इनहेरिट करी है मिसेस एक्स से फ्रॉम हर फादर हु डाइड ऑन दिस। लैंड जो थी मिसेस एक्स ने अपने फादर से ली, रिलेटिव से ली है, वो इस दिन ली है। फादर ने लैंड एक्वायर करी थी 1 जनवरी को 50,000 की, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को हो गई 2 लाख की। मैम वो वाला कंसेप्ट लगेगा, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी ऑन दिस डेट विच एवरेज हायर, तो 50,000 और 2 लाख विच एवरेज हायर 2 लाख हो जाएगा। मिसेस एक्स ने इतने रुपए स्पेंड करे हैं इस दिन को उसकी बाउंड्री के लिए, दैट इज दिस इज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विच वी कैन से। तो निकाल लो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सबसे पहली चीज, लैंड पे, गोल्ड पे, लिस्टेड डिबेंचर पे कैसे निकालेंगे। सेल प्राइस ऑफ लैंड, लैंड बेच कितने की रही है मैम, हम लैंड बेच रहे हैं 48 लाख की। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1%, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा मैम नेट कंसिडरेशन 48 लाख माइनस 48,000, 47,52,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 2 लाख रुपीज। क्यों, ट्रांसफर कब हो रहा है मैम, ये जो मेरी चीज है वो ट्रांसफर हो रही है 31 दिसंबर को। इन एसेट्स की जो मुझे डिटेलिंग पता है वो पता है 31 दिसंबर को। समझ में आ गया, फोकस कर पा रहे हो उस चीज के ऊपर। दिस इज 31 दिसंबर, मतलब ट्रांसफर की डेट के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट जाओ भूल। कितना, 2 लाख ये माइनस होंगे और आपके 2 लाख रुपीज दिए माइनस होंगे और आपके कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के माइनस होंगे, ठीक है। 2 लाख रुपीज ये माइनस हुए और जो बाउंड्री के खर्च करे थे 81,982 वो माइनस हुए। दिस एंड दिस आपके माइनस हो गए। ये आपका कैपिटल गेन निकल कर आ गया लैंड के ऊपर। अभी रुक जाओ, एग्जामिनेशन की बात करूंगी, पर ये लैंड का निकल कर आ गया, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड कितने का बेच रहे हैं, 50 लाख का। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 0। गोल्ड पे क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे इंडेक्सेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज गोल्ड भी हमने इस दिन ट्रांसफर किया है। गोल्ड जो परचेज किया था वो 48,60,000 का किया था, तो 50 लाख माइनस दिस अमाउंट आपका गोल्ड का कैपिटल गेन निकल कर आएगा। 50 लाख माइनस दिस अमाउंट गोल्ड का कैपिटल गेन निकल कर आया 1,40,000 का। अब बात करते हैं लिस्टेड डिबेंचर की, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, इंडेक्सेशन का डेट से मतलब ही नहीं, बेनिफिट नहीं मिलने वाला। 8 लाख के डिबेंचर है, खरीदे कितने के थे, 7,92,000 रुपीज के मैंने खरीदे थे। 8 लाख के डिबेंचर 7,92,000 के मैंने खरीदे थे, और मेरा मैम 1% का ट्रांसफर एक्सपेंस भी है, तो 8 लाख माइनस 8,000 7,92,000, और इतने के ही मैंने खरीदे थे, तो डिबेंचर पे तो मेरा कुछ भी कैपिटल गेन निकल कर आया ही नहीं। अब मैं कहाँ पे आके खड़ी हो गई हूँ, अब मैं इस पॉइंट पे आके खड़ी हो गई हूँ। अब मैं आगे पढ़ूंगी एग्जाम्पशंस, अब मैं आगे पढ़ूंगी एग्जाम्पशंस के लिए। तो देखो, ऑन 31 मार्च उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है 46 लाख की लैंड के बदले, ठीक है। ये प्रॉपर्टी उसने खरीदी है आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड, ठीक है। सेल प्रोसीड लैंड की जो थी उसके बदले उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 46 लाख रुपीज की खरीदी है इस दिन पे। क्लियर हो गया। तो देखो 46 लाख रुपीज की, इसका मतलब क्या है मैम, अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बदले रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आती, सेक्शन नंबर 54 में एग्जाम्पशन मिलती, पर इसके अलावा कोई और एसेट है, विच मींस अगर लैंड है उसके बदले में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हूँ, तो एग्जाम्पशन मिलेगी मुझे सेक्शन नंबर 54F में। ये बाइफर्केशन आपको करनी जरूरी क्यों है, ताकि इसी के अकॉर्डिंग आप अपना कैपिटल गेन कंप्यूट कर सकते हो कि कितना एग्जाम्प्ट होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है
मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से, डिवाइड कर दोगे नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड से। मैम ये रहा मेरा कैपिटल गेन जो कि यहाँ पे आ गया। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी है 46 लाख रुपीज की, कितने की खड़ी है 46 लाख की। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड कर देंगे नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड, नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड 47,52,000, ये मेरा कैपिटल गेन निकल कर गया। ठीक है, तो चलो 1,42,980 मेरा कैपिटल गेन निकल कर आ गया। दिस इज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हुआ? सेक्शन नंबर 54F फिर से आया। चलो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। CII मुझे गिवन है, कोई बात नहीं, छोड़ दो जी CII को। कंप्यूट करो मिसेस एक्स की टोटल इनकम, कंप्यूट ही कर रहे हैं असेसमेंट 25-26 के लिए। ठीक है, टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, 6 लाख रुपए उसको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल हुए थे। ठीक है, मिले थे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, उसके 6 लाख रुपए की इनकम है और उसने 80,000 रुपीज PPF अकाउंट में डिपॉजिट कराए थे। तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगी उसको 80,000 की, 80C में डिडक्शन मिल जाएगी 80,000 की। पर ध्यान रखना उसने ऑप्ट करा है टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BSE। अच्छा जी, न्यू टैक्स रिजीम है तो इसका मतलब डिडक्शन को जाओ भूल। इसका मतलब ये जो चीज हो गई, इसके अंदर आपका एलिमिनेशन वाला पॉइंट लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मिलने काम की नहीं थी, ये तो मुझे कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। समझ में आया? तो देखो आपका गोल्ड है, गोल्ड पे कोई भी एग्जाम्पशन की बात करी नहीं, तो यही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ गया। क्लियर है? आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमने ये निकाला कैसे है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू में अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड। क्लियर है? अब कंप्यूट कर रहे थे उसकी टोटल इनकम को। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है 6 लाख रुपए, कैपिटल गेन की कितनी है लैंड से इतनी और गोल्ड से इतनी, टोटल इतनी आ गई। टैक्सेबल इनकम आपकी ये आ गई। अब ये दिस इज माई GTI एंड दिस इज ऑल्सो माई नेट टोटल इनकम। क्यों? क्योंकि मैम डिडक्शन मिलने वाली तो नहीं है, डिडक्शन तो नहीं मिलेगी। अब एक चीज और जो मुझे आपको पॉइंट में हाईलाइट करनी है, क्या है बेटा, आपको ना ये पीरियड ऑफ होल्डिंग ही पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है कैपिटल गेन की, तो आपको ये पता है कि मैम गोल्ड है अदर एसेट्स में आता था तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर इस दिन पहले मैंने ट्रांसफर करा तो 3 ईयर्स मानते हैं और इस दिन बाद में मैंने किया तो 2 ईयर्स मानते हैं। वैसे बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर मैं बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा आइडिया ना अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग का भी लेके रखना। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन। अगेन एग्जेम्पशंस इंपॉर्टेंट है। अगेन डिबेंचर जो है उस पर इंडेक्सेशन नहीं मिलता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगेन एलिमिनेशन क्या करना है चीजों का, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज रेलेवेंट है और कौन सी चीज मिले इररेलेवेंट है। पता चल गया कितने डीप में और घुमा के आपसे प्रोविजन पूछे जाते हैं। ये बेटा सिर्फ एक चैप्टर है, इनकम टैक्स में सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन, इन चैप्टर को भी मत भूलना। जो बच्चा इन चैप्टर के PYQ प्रैक्टिस करके जाएगा वही पूरा पेपर कर पाएगा, वही पेपर के लिए तैयार है। बहुत एफर्ट एंड टाइम लगा के आपको ये चीज करवाई जा रही है, इसलिए ब्रह्मास्त्र कोर्स के बाद आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट ना हो तो बिना देरी करे अपने आप को ब्रह्मास्त्र कोर्स में आपको एनरोल करो, ताकि सारे चैप्टर के आप कंप्रीहेंसिव कवरेज कर लो। वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब एंड कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। बेटा चलो वीडियो को करते हैं अपना आगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स सेल कर रहा है नॉन लिस्टेड शेयर्स in a private sector company on 10th June 2024 for 9,05,000 rupees। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसकी कितनी है 1.5 लाख रुपए और जो एक्सपेंसेस है सेल पे कितने हैं 5,000 रुपए। वो शेयर बेच रहा है 9,05,000 के, जो उसने खरीदे थे 1.5 लाख के, और जो उसकी सेल वैल्यू ट्रांसफर सेलिंग पे जो एक खर्चे लग रहे हैं वो 5,000 रुपए लग रहे हैं। पर कब कर रहा है? जून में कर रहा है। तो मैम क्या इंडेक्सेशन होगा? जी बिल्कुल इंडेक्सेशन आपका होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया था, कुछ बेसिक 5-6 पॉइंट लिखवाया है, वही आपके रिपीट होता है, उसी में अपनी ग्रिप होल्ड करके रखना। ऑन 10th जुलाई को उसने ओन कर ली एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, टू गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन उसने शेयर्स बेच के सोचा कि मैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इसके लिए उसने 30 मई तक क्या किया, 6 लाख रुपए CGS अकाउंट के अंदर डाल दिए। परफेक्ट है। इन्वेस्टमेंट करना चाहे न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, CGS से पैसा निकाला और नए घर में लगाना चालू कर दिया। कितना पैसा निकाला उसने? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के खरीद ली 4,80,000 की। CGS से पैसा कितना डाला? 6 लाख रुपए। पर CGS के पैसा निकाला कितना? निकालने के बाद 4,80,000 ही यूटिलाइज हुआ। एग्जेम्पशन आपको मिल रही है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने की। जब हाउस प्रॉपर्टी खरीदी ही 480 की तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन 480 की दिलवा देंगे। चलो इधर आ जाओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मैम कितनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है? 9,05,000 रुपए मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। ट्रांसफर के एक्सपेंस लगे थे 5,000 रुपए, नेट कंसिडरेशन आ गई मेरी 9 लाख की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैम 1.5 लाख। इंडेक्सेशन होगा क्योंकि ट्रांसफर की डेट से पहले है। 360 डिवाइड बाय 117। 117 कैसे आया? गिवन है आपको 117। ठीक है, चलो आ जाओ, ये आपकी निकल कर आ गई। तो आपका कैपिटल गेन निकल कर आया 4,34,615। 4,31,615। अब मैम कितना पैसा, कितना एग्जामिशन कितनी दिलवा सकती हूँ? 4,80,000 की मैक्सिमम। कैपिटल गेन कितना है? गेन इतना है तो मैक्सिमम 4 लाख इतने का ही तो मैं करवा सकती हूँ। मैम मैंने खर्चा कितने कर दिया? 4,80,000 का। कैपिटल गेन इतने का हुआ है तो इतना ही तो मैं एग्जाम्प्ट करवा सकती हूँ, वही चीज आपकी लिखी हुई है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज दिस, वेयर एज उसने इन्वेस्ट करे 480, तो इसका मतलब क्या है? उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है उतनी मिलेगी। ठीक है,
देयरफॉर कोई भी कैपिटल गेन आपका राइज नहीं होगा। एज इट इज जो अमाउंट है 6 लाख रुपए की, आपको पता है कि वो 6 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो 480 से ज्यादा की है और वो हमने यूटिलाइज कर ली। मान लो कल को 3 साल के अंदर, आपको एक चीज ये भी पता है ना कि 3 साल तक आपको उसको प्रॉपर्टी को रखना है। 3 साल के अंदर ही आपने अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी तो जितना अमाउंट आपका पहले एग्जेम्प्ट हुआ था दैट इज 4,80,000, वो उस साल के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, उस साल की इनकम बन जाएगी जिस साल आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अनयूटिलाइज्ड अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा आपका आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इन सबको छोड़ो, सिंपल सी आपको ये कैलकुलेशन करके दिखानी चाहिए। सिंपल इजी क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं, बहुत लुल्लू पुल्लू से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर एक्स फर्निश कर रहा है कुछ डिटेल्स कैपिटल एसेट की। वही वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ना, सेम क्वेश्चन पहले भी आया था। अर्बन लैंड, गोल्ड और डिबेंचर्स, ठीक है। डेट ऑफ परचेज कितनी है मैम, इस दिन मैंने परचेज करे थे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये मेरी कॉस्ट है और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर वाला कंसेप्ट मेरा लग जाएगा। 6 लाख और 10,50,000, विच एवर इज हायर 10,50,000 मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये तो पता ही है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराई मैंने, 1 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराई है, परफेक्ट है जी। उसके बाद सेल्स कंसिडरेशन कितनी है, 40 लाख की मैंने बेच दी। आपको ये देखना है कि बेची कब, इस दिन मैंने बेची, ट्रांसफर की डेट। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलने वाला है। यहाँ पे अगेन सेक्शन 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, 44,50,000। चेक कर लो भाई, चेक कर लो ना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे या सेल्स कंसिडरेशन लेंगे। मैम 40 लाख प्लस 10% कितना होता है, 44 लाख। क्या 44 लाख ग्रेटर है 44,50,000 से? नहीं मैम, फेस तो इस साइड खुल रहा है, 44,50,000 इज ग्रेटर। इसका मतलब जो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो बन जाएगी मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 44,50,000। क्लियर हो गया। फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000, 50,000 के मेरे ट्रांसफर पे एक्सपेंसेस हुए थे, तो नेट कंसिडरेशन आई आपकी 44 लाख की। इंडेक्स कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बिकॉज ट्रांसफर की डेट से पहले है। 10,50,000 रुपए कैसे आया, 10,50,000 मैम जो भी मेरी कॉस्ट थी और FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, तो ये निकल कर आ गई। तो ये मेरा कैपिटल गेन आया 5,88,500 का। यहां तक डन हो गया। फिर गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड जो है मैम एक्वायर किया था 4 लाख रुपए का, इस दिन बेच रही हूं मैं उसको 9 लाख रुपए का इस दिन। मैम ट्रांसफर जो है मेरा ट्रांसफर हो रहा है वो 23 जुलाई के बाद हो रहा है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो 9 लाख माइनस 5,000 नेट कंसिडरेशन आ जाएगी मेरी 8,95,000। डायरेक्ट माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख की, तो कैपिटल गेन आपका आएगा 4,95,000 का, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और डिबेंचर पे तो फिर से देखो यार, डिबेंचर फिर से आ गया, इसलिए बता रही हूँ बहुत फोकस वाली चीजें। अब इतने सारे क्वेश्चन लगाते जाओगे, करते जाओगे, कोई बेनिफिट है जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है, जो ट्रेंड पैटर्न है उसको तो समझ लो एक बार। डिबेंचर 2 लाख का था, 2 लाख खरीदा, 450 में बेच दिया, 10,000 रुपए ट्रांसफर के एक्सपेंसेस, 450 एक्सपेंसेस माइनस करे 440 आया, 2 लाख में खरीदा था, 2,40,000 मेरा गेन निकल कर आ गया। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे किसकी, एग्जेम्पशंस की। मिस्टर एक्स ने एक घर खरीदा था 35 लाख रुपए का इस दिन। क्या मैम जो मैंने घर खरीदा है, इस लैंड को बेचने के बाद जो मैंने घर खरीदा है वो विद इन द ड्यू टाइम खरीदा है? यस। 2025 में खरीद लिया है, 2 साल के अंदर ही खरीद लिया, ठीक है। साथ साथ में उसने RSC की बॉन्ड में पैसा लगाया 5 लाख रुपए, ठीक है जी। RSC की बॉन्ड में उसने पैसा लगा दिया इसी टाइम पे। क्या 6 महीने के अंदर लगाया है? जी बिल्कुल, 6 महीने के आपने अंदर ही लगाया है RSC की बॉन्ड में पैसा। तो ऑफकोर्स अब क्या करेंगे, देखो ना ट्रांसफर की डेट क्या है, डेट ऑफ ट्रांसफर इज दिस। क्या 6 महीने के अंदर लगाया मैम, तो 2 महीने के अंदर ही हो गया, तो इसलिए इसकी भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाने वाली है। तो देखो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप अपने टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंसोलिडेट कर लो, क्योंकि उसने स्पेसिफाई ही नहीं किया, आपको बताना भूल ही गया कि ये जो करा है वो किसके लिए किया है, अर्बन लैंड के लिए या गोल्ड के लिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टोटल लगा लो, सबको आपके कर लो टोटल लगा लो, ठीक है। बेटा यहाँ पे आपका बहुत बहुत बढ़िया कंसेप्ट चेक होगा, समझ लो कैपिटल गेन के डीप प्रोविजन। अब आप क्या करोगे, फटाफट से इन तीनों को ऐड कर दोगे। अब आप क्या करोगे, फटाफट से इन तीनों को ऐड कर दोगे। मुझे एक छोटी सी बात बताना, आपको एग्जाम्पशन किस किस चीज की मिल रही है? मैम एग्जाम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54EC एंड एग्जाम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54F। जरा इधर आ जाओ, 54EC और 54F पढ़ना जरा इस वर्ड को। कौन से कैपिटल गेन पे एग्जाम्पशन मिलने वाली है भाई, कौन से कैपिटल गेन पे? मैम यहाँ पे तो आपने लॉन्ग टर्म लिखा है, तो इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब आपका ये है कि भाई इस वाले पे एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। बेशक उसने ना लिखा हो, पर आपको अगर प्रोविजन आता है तो आपको खुद पता लगना चाहिए कि भाई गोल्ड पे आपको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली, क्योंकि सेक्शन 54EC और F की एग्जाम्पशन मिलती है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। और ये जो गोल्ड है ये आपका शॉर्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि जो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपका कम है, शॉर्ट टर्म है, लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है। देखो ना आपका 2001 और 2024, ठीक है,
और दिमाग वाला बच्चा कहेगा मैम ये तो 3 ईयर से ज्यादा हो रहा है, ये तो 2 साल से ज्यादा है, तो 3 ईयर्स है। बेटा क्या ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। आपको एक चीज बताऊं, जो ये था आपको जो चेंजेस आए थे वो तो आपके असेसमेंट ईयर के लिए है, चेंजेस पहले थोड़ी थे। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, इसलिए आप अब काम करो, आप इस डेट को कर लो चेंज। आप इस डेट को जैसे देखो क्या था आपका, अगर आपने ट्रांसफर इस दिन से पहले किया तो 3 ईयर्स काउंट होगा, इस दिन के बाद किया तो आपका 2 ईयर्स काउंट होगा, 3 ईयर्स काउंट होगा और 2 ईयर्स काउंट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए बेटा सिंपल सी चीज आप ये कर सकते हो, इधर आ जाओ। इस क्वेश्चन के लिए सिंपल सी चीज आप ये कर सकते हो, इसको कर दो 2022। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो पुराना था। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 2022 से लेकर 10/10/2023 1 साल, और 10/10/2024 2 साल। मैम 2 साल से पहले ही बिक गया। तो इसका मतलब ये जो मेरा है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इसलिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग पे फोकस करवा रही थी कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका गेन है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर यही नहीं पता तो आप भूल जाओगे कि आपको एग्जाम्पशन किस पे लगानी है। मान लो अगर आपने इन तीनों पे एग्जाम्पशन लगाते तो आपका आंसर गलत आ जाता, आपको आधे ही नंबर मिल लेते। तो सबसे इंपॉर्टेंट माइंड ब्लोइंग पॉइंट था आपका ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जो सेक्शन 54 ईसी और एफ की एग्जाम्पशन है वो कौन से 2 एसेट्स पे मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ अर्बन लैंड पे और डिबेंचर मिले, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इन दोनों की एग्जाम्पशन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वालों को ही मिलती है। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पशन के ऊपर। मैम ये टोटल आ गया मेरा कैपिटल गेन 8,28,500 का। टाइम लगा इस कंसेप्ट के ऊपर, ध्यान से समझना, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन नंबर 54 ईसी की एग्जाम्पशन कितनी है। मैम आरईसी के बॉन्ड में मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, बच गया इतना 3,28,500 का, 3,28,500। अब मैम दूसरा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज दिस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज दिस। मल्टीप्लाई कर दो जितना आपका कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। ये आ जाओ, आपका यहाँ पे आना, आपका जो न्यू हाउस है वो कितने का है, 35 लाख का आपका न्यू हाउस है। आपका जो न्यू हाउस है वो कितने का है, मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, डिवाइड कर दो नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड, नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 44 लाख, नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 44 लाख। इससे आपने कर दिया, आपकी ये अमाउंट आई, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका इतना, क्योंकि कैपिटल गेन इतने का है तो इतने तक रिस्ट्रिक्ट होकर नील आ जाएगा, और आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा गोल्ड के ऊपर। यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं है, इसको कर देना शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन गोल्ड 4,95,000, 4,95,000। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया क्या किया मैंने। सबसे पहले 54 ईसी की एग्जाम्पशन दिलवा दी, और फिर 54 एफ की मैंने एग्जाम्पशन दिलवा दी, 54 ईसी और उसके बाद 54 एफ की मैंने एग्जाम्पशन दिलवा दी। ये आपका पॉइंट था। से ये पूछ सकते हो कि मैम 44 लाख क्यों आया, बिकॉज जो न्यू एसेट हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू ही 44, जो मतलब ये 44 कैसे आया, जो मुझे नेट कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो यही हुई है उसके लिए। जो न्यू एसेट हम ले रहे हैं वो 35 लाख का ही है। ठीक है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्बन लैंड और डिबेंचर पे आ जाएगा 0, और ये वाला जो आपका गोल्ड पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म वो आएगा 4,95,000 का। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट द इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन इफ फॉलोइंग एसेट इज ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस ईयर। ये एसेट ट्रांसफर है प्रीवियस ईयर के अंदर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पढ़ो। ए ने रिसीव करा प्लॉट ऑफ लैंड फादर से अंडर द विल के अंदर रिसीव किया है 1/9/2013 को। फादर ने जो लैंड खरीदा था वो 2009-10 के अंदर खरीदा था 5 लाख का। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, 5 लाख रुपीज, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू लैंड की इस दिन पे आके 9 लाख रुपए। मैंने कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ा रखा है, मैंने छोड़ो, आपने कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ रखा है कि लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन की चेक करेंगे, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन कर दो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का। ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है, इन्फॉर्मेशन बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। बच्चे को लगता है हम फेयर मार्केट वैल्यू जहां भी लेते हैं कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर उठाते हैं। अरे भाई यहाँ पे थोड़ी लेंगे, कुछ प्रोविजन यहाँ अपने आप कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। ठीक है जी, फादर ने एग्रीमेंट के अंदर आए, फादर जो है एग्रीमेंट के अंदर आए मिस्टर एक्स से, कब, प्रॉपर्टी के साथ एडवांस मनी रिसीव कर ली 2012 के अंदर। क्वेश्चन देख रहे हो, कहानी जो होती है ना फिल्म की स्टोरी वैसे चलाते हैं कि पहले स्टोरी सीक्वेंस में चलनी चाहिए, पहले ये वाला पार्ट बताया, फिर ये वाला पार्ट बताया, और फिर बीच का बता रहे हैं। पहले 2013 की बातचीत कर दी उन्होंने, फिर उसका सीधा 2012 के अंदर ले गए, सीक्वेंस में नहीं लेके जा रहे आपको। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए दिमाग लगाना है। अब देखो फादर ने क्या किया, पहले फादर ने विल में देने से पहले एडवांस मनी फोरफीट कर ली थी 3 लाख रुपए की। आपको प्रोविजन पता ही है एडवांस मनी का। एडवांस मनी का प्रोविजन क्या कहता है बेटा, इधर आ जाओ। एडवांस मनी का प्रोविजन कहता है 1 अप्रैल 2014 से पहले कोई भी एडवांस मनी अगर आपने रिसीव करी है तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस होती है, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस होती है। मैम इससे 2012 में फोरफीट करी है तो कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस होगी। इतनी बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। पर आगे चलते हैं, 3 लाख रुपए उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से क्लियर होते, पर बच्चा पता क्या करेगा, अब जब भी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो क्या करेगा, 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखाएगा, और यहीं पे ही 100% बच्चा कर देगा गलती, यहीं पे ही 100% बच्चा कर देगा गलती। क्योंकि अब मैं आपको जो पॉइंट लिंक करवाती हूँ उसको ध्यान से समझना।
ऑन 1 मई 2012 उसको 3 लाख रुपए मिले जो उसने फोरफीट कर लिए। कोई बात नहीं, क्योंकि मिस्टर एक्स जो वो पूरी अमाउंट पे नहीं कर पाया था उस टाइम पे, तो एडवांस मनी ए के फादर ने फोरफीट कर ली। यहाँ तक कहानी पढ़ के ये पता चल रहा है कि मैम 3 लाख रुपए जो थे वो कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस होने थे। 5 लाख की कॉस्ट में से 3 लाख रुपए माइनस होने थे मेरे, ठीक है। पर अब यहाँ पे पढ़ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये जो प्रॉपर्टी है ए के फादर ने ऑलरेडी ए को दे दी है, तो ए जो है अब क्या उसका ओनर है। 5 लाख रुपए जो 3 लाख रुपए जो फोरफीट हुए थे वो प्रीवियस ओनर ने, ए के फादर ने करे थे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। एक फादर है, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 5 लाख रुपए की। 2012 के अंदर उन्होंने 3 लाख रुपए की एडवांस मनी फोरफीट कर ली। अगर फादर उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2 लाख रुपीज माइनस मानी जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने एडवांस मनी फोरफीट करी है वो 1 अप्रैल 2014 से पहले करी है। पर फादर ने ऐसा नहीं किया, फादर ने जो प्रॉपर्टी है अपने सन को दे दी। अब सन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 5 लाख मानी जाएगी या 2 लाख मानी जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि सन के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 5 लाख माने या फिर 2 लाख माने? सब बच्चे कहेंगे मैम 5 लाख मानते हैं या 2 लाख मानते हैं, आप बता दो ना। ये पढ़ रखा है उसको पता चल चुका होगा आंसर के। चलो आगे मैं आपको बताती हूँ, फिर बताऊंगी इसका आंसर। मिस्टर ए ऑल्सो केम इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर वाई। मिस्टर ए भी, मतलब जो सन है, वो भी एग्रीमेंट में आया वाई के साथ। कहता है प्रॉपर्टी 2024 के अंदर मैं आपको बेच दूंगा। एडवांस मनी उसको 5 लाख रुपए रिसीव हुई। सीधा सीधा अगर ये वाली एडवांस मनी फोरफीट होती है मिस्टर ए के थ्रू तो वो आईएफओएस की इनकम बनेगी। हाउएवर डील फाइनलाइज नहीं हो पाई, 5 लाख रुपए ए ने फोरफीट कर लिए। सीधा डाल दो आईएफओएस की इनकम के अंदर, टैक्सेबल देखना ही नहीं। मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी जेड को बेच दी। अब ये जो प्रॉपर्टी है मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को बेच दी। कितने की? 45 लाख रुपीस की बेच दी, ठीक है। जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 49 लाख रुपीस। इसकी एसडीवी कितनी है? 49 लाख रुपीस। अब बताना फॉर्मूला मैम। 45 लाख प्लस 10% कितना हो जाएगा? निकालना जरा। 45 लाख प्लस 10%, यह आ रहा है मेरा 49,50,000। क्या ये ग्रेटर है 49 लाख से जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है? ऑफ कोर्स मैम। तो मेरी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 45 लाख ही होगी। यहां तक तो ओके हो गई कहानी, पर मैम कहानी अटक गई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द कॉस्ट तो प्रीवियस ओनर। अब प्रीवियस ओनर की कॉस्ट कितनी ले? 5 लाख ले या 2 लाख ले? बेटा यहाँ पे जो आपको कॉस्ट लेनी है, यहाँ पे जो आपको कॉस्ट लेनी है वो लेनी है 5 लाख रुपए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे मैम 5 लाख क्यों? ये कहाँ गया जो एडवांस मनी फोरफीट हुआ था? पढ़ना जरा इसको। एडवांस मनी फोरफीटेड बाय प्रीवियस ओनर शैल नॉट बी रिड्यूस। मनी जो होनी चाहिए वो प्रेजेंट ओनर के थ्रू ही फोरफीट होनी चाहिए। एडवांस मनी अगर प्रीवियस ओनर फोरफीट करता है तो उसको रिड्यूस नहीं करेंगे। इसका मतलब मैम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ए के लिए 5 लाख ही रहेगी, सन के लिए 5 लाख ही रहेगी। वो 3 लाख माइनस करके 2 लाख नहीं होने वाली। समझ आई ये बात? 5 लाख ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो अब मैम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 45 लाख रुपीज माइनस ट्रांसफर के एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज, तो कितनी हो जाएगी नेट कंसिडरेशन? 44 लाख रुपीज माइनस अब जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो कितनी होगी? 5 लाख। चेक करेंगे कि इंडेक्सेशन लगेगा नहीं लगेगा? मैम इंडेक्सेशन नहीं लगेगा क्योंकि ट्रांसफर हो रही है फरवरी के अंदर। तो मेरी 5 लाख लेस हो जाएगा यहाँ से। 39 लाख रुपीज का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? 39 लाख रुपीज का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 45 लाख, 1 लाख रुपीज माइनस करें 44 लाख हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जो होगी वो 5 लाख रुपीज होगी, इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ है ही नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 42 लाख रुपीज, ये 42 गलत है बेटा, यहाँ पे कर दो 39 लाख रुपीज, ठीक है। 39 लाख रुपीज आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा बिकॉज एडवांस मनी फोरफीटेड बाय प्रीवियस ओनर्स। देख रहे हो, समझ रहे हो? इतने बड़े एडवांस के पॉइंट में से ये वाला पॉइंट पे क्वेश्चन बना के दिया है उसने। मैंने हर चीज करवा रखी है। जो बच्चा शिद्दत से पढ़ रहेगा ना प्रोविजंस को, एक बार नोट से रेफर कर लेगा, नोट्स उसको अच्छे से आते होंगे, वो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे। पी ने सब्सक्राइब करे 5000 अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर शेयर, ठीक है जी। बोनस शेयर्स अलॉट हुए हैं उसको 5:2 की रेशियो के अंदर। बोनस शेयर्स आर फ्री शेयर्स, बोनस शेयर्स आर फ्री शेयर्स। और मैम अगर वो बाद में इशू हुए हैं तो उसकी कॉस्ट मानते हैं निल। समझ रहे हो? बोनस वाला पॉइंट भी बताती है आपको। बोनस का पॉइंट है, सोचते हैं ना कि छोटे छोटे पॉइंट है कहाँ पूछे जाएंगे, सब पूछा जाता है आपसे। 500 अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, एक का प्राइस है 40 रुपीज, ठीक है जी। बोनस अलॉट हुए हैं 5:2 की रेशो के अंदर। तो मैम हर 5 के बदले आपको 2 शेयर्स अलॉट हुए, तो मतलब 200 बोनस शेयर्स आपको अलॉट हुए। अब आपका टोटल 700 शेयर्स हो चुके हैं। सारे के सारे शेयर्स, ऑल द शेयर्स आपने 300 पर शेयर पे बेच दिए इस दिन पे। मैम इंडेक्सेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रांसफर की डेट के बाद हुआ है।
एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितने हुए, 10 रुपीज पर शेयर। ये क्यों दे रखा है जब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, कंफ्यूज करने के लिए, हो जाओ कंफ्यूज, ठीक है ना। चलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, नंबर ऑफ शेयर्स मैम 700 शेयर्स, कैसे 500 तो नॉर्मल वाले और 200 जो बोनस वाले थे, कितने के प्राइस पे जा रहे हैं, 300 के प्राइस पे जा रहे हैं, 2,10,000 की वैल्यू आ गई। मैम एक्सपेंसेस कितने हैं, 700 के 700 शेयर के ऊपर 10 रुपए का खर्चा बैठ रहा है, 7,000 का ये खर्चा बैठ गया। उसका नेट सेल कंसिडरेशन आ गई आपकी 2,03,000 रुपीज। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी मैम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 500 अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे और एक शेयर का प्राइस कितना था 40 रुपीज, विच मीन्स 20,000 रुपीज मेरा आ गया। ये मेरा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,83,000। मैम बोनस शेयर का अमाउंट देखो, इधर आ जाओ, बोनस शेयर्स पे आ जाओ। बोनस शेयर्स अगर आपको इस दिन के बाद अलॉट हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानी जाएगी। हाउएवर अगर आपको बोनस शेयर्स इस दिन से पहले 1 अप्रैल 2001 से पहले अलॉट होते तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलती, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल और फेयर मार्केट वैल्यू, विच मीन्स ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती। अगर इन शॉर्ट कहूं तो इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती बोनस शेयर्स की, पर अगर वो इस दिन से पहले अलॉट होते तो, पर इस दिन के बाद हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानी जाएगी बोनस शेयर्स की। तो इजी तरीके से निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने को निकली है मैम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकली है 500 इंटू में 4, कितना है 500 शेयर्स थे, 40 रुपीज पर शेयर है, डन। एनी बोनस शेयर इशू कर रहे शेयर होल्डर को इस दिन के बाद तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी इस प्रोविजन के हिसाब से निल मानी जाएगी। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 और देख लो। मिस्टर हर्ष मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक फिटिंग्स का, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो यूज होती है, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो यूज होती है वो उस चीज का मैन्युफैक्चरर है, ओके। उसके बाद हिज स्टॉक एंड मशीनरी डैमेज हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया फायर के अंदर। याद है डिस्ट्रक्शन, ये वो वाला कंसेप्ट है, कोई भी आपका ऐसा डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्शन समझ रहे हो, तो इसके अंदर कैपिटल गेन की डेट अलग होती थी और ट्रांसफर की डेट अलग हुआ करती थी, है ना। ट्रांसफर किसको मानते थे, डिस्ट्रक्शन जिस दिन हुआ वो मेरा ट्रांसफर की डेट मानी जाती थी। कितनी वैल्यू का स्टॉक खराब हुआ मैम, 9,75,000 का। इधर देखो, इधर आ जाओ, स्टॉक और मशीन, लॉस कितने का हुआ है स्टॉक के ऊपर, 9,75,000 रुपीज का मेरा स्टॉक के ऊपर लॉस हुआ है। सम पार्ट ऑफ मशीन को मैं बचा सकती हूँ और उनका मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है। जो WDV है ब्लॉक की, वो मशीनरी की WDV कितनी है, 6,20,000 रुपए, 6,20,000 रुपए मेरी मशीनरी की WDV है। ये मेरे स्टॉक का है और ये मेरी मशीनरी की वैल्यू है उस दिन की। उसके बाद हर्ष ने 7,20,000 रुपए रिसीव करे टुवर्ड्स द लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक के लॉस के लिए उसको मिले हैं 7,20,000 रुपए और मशीनरी के लिए उसको मिले हैं 9 लाख रुपए। स्टॉक के लिए उसको मिले हैं 7,20,000 और मशीनरी के लिए उसको मिले हैं 9 लाख रुपए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपको बताना है कैपिटल गेन की कंपटीशन कैसे होगी। आपको एक चीज बताऊं, इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लगाया है, आपका दिमाग खुद घूम जाएगा। इसके अंदर आपका वो वाला कंसेप्ट लगाया है जिसके अंदर मैंने बताया रखा है ना कि आपका एसेट चला गया, एसेट भी नहीं है और WDV भी नहीं है, अगर दोनों में से कोई भी केस नहीं होता तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं हम, समझ रहे हो। अगर आपके ब्लॉक के अंदर एसेट भी है और WDV भी है तभी आपका डेप्रिसिएशन लगता है। एसेट है WDV नहीं है, WDV है एसेट नहीं है, कोई भी एक चीज हो गई तो आपका इसके अंदर डेप्रिसिएशन ना लग के सीधा कैपिटल गेन निकालते हैं। चलो इतने डीप में मत जाओ, इसको सिंपल तरीके से भी समझा सकती हूँ मैं आपको। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है मेरी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैम मुझे 9 लाख रुपए मिले हैं। उस मशीनरी की WDV क्या थी, 6,20,000 रुपए, तो मेरा शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस हुआ है 7,20,000 का। 9 लाख रुपए मुझे मिले हैं, मशीन की वैल्यू 16,20 थी, तो 7,20,000 का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ। स्टॉक की सेल से लॉस कितना हुआ है मैम, 9,75 का मेरा जो स्टॉक था, 7,20,000 मुझे उससे मिले हैं, तो 2,55 जो है वो मेरा बिजनेस का लॉस है, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी। ये सिंपल तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, पर मैं वैसे बताऊं इसके अंदर जो आपका कंसेप्ट टच हो रहा है ना, ये आपको वो वाला कंसेप्ट टच हो रहा है जिसके अंदर आप निकालते हो कि मैम डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगा, अगर मेरे ब्लॉक के अंदर एसेट भी है और WDV भी है, दोनों केसेस है, तब डेप्रिसिएशन आपका अलाउ होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो आपका डेप्रिसिएशन ना लग के आपका कैपिटल गेन लगता है, आपका कैपिटल गेन लगता है। तो ये वो वाली चीज है, इसको सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटा सा आपका क्वेश्चन था, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो हम एक चीज मुझे ये समझ में आया कि कैपिटल गेन के अंदर बहुत ज्यादा डीप में प्रोविजन पूछे जाते हैं, पर उससे भी हमने ये एनालाइज कर लिया इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करके कि मैम सबसे पहले तो मुझे ग्रिप बनानी है अपनी एग्जाम्पशंस के ऊपर, क्योंकि हर क्वेश्चन में एग्जाम्पशंस आएंगी। मैंने लिखवा रखे हैं आपको पहले वाले पेज पे, पॉइंट्स लिखवा रखे सारे, वो सारे पॉइंट्स आई होप अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे, और अगर उतनी की भी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो,
क्वेश्चंस चाहे आप 50 कर लो, चाहे आप 100 कर लो। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखते ना कि मेरे पेपर में पूछा क्या जा रहा है, तब तक आपको कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्डअप नहीं होगा। आप 50 क्वेश्चन भी ऐसे करके चले जाओगे ना, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं फील आएगी कि ये क्वेश्चन मेरे पेपर में पूछा भी जाता है। आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपका कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन है, उसके अंदर मेजरली एग्जामिशंस ही पूछी जाती है। तो सबसे पहला फोकस आपका उसके ऊपर होना चाहिए। फिर आपका फोकस होना चाहिए इंडेक्सेशन पे कि भाई मेरा इंडेक्सेशन का अगर टॉपिक थोड़ा ढीला ढाला है, तो मुझे उसको क्लियर करना है पहले। ठीक है? तो हमें एक आइडिया मिल गया, एक ग्रिप मिल गई कि हमें किस चीज़ पे, किस डायरेक्शन में जाना है। और जो बच्चा इन क्वेश्चन को कर लेगा बेटा, मोर देन सफिशिएंट है। फटाफट से अपने प्रोविजन थोड़े बहुत हल्के-फुल्के जो बच गए हैं, उन सबको रिवाइज कर लेना। बाकी मैंने जो अपने बच्चों को, ये जो मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, मतलब ये जो मैंने आपको नोट्स रेफर करवाए थे, ये जो नोट्स कराए थे मैंने रेगुलर बैचेस के बच्चों के लिए थे। उसके अंदर मैंने उनको डिटेल में एक-एक चीज़ समझा रखी थी। डिटेल में देखो, ये वाला कंसेप्ट बताती हूँ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है? ट्रांसफर के एक्सपेंसेस कोई थे नहीं। नेट कंसिडरेशन माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा। अगर आपके डेप्रिशिएबल एसेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो जो कॉस्ट है वो कौन सी लेंगे? डब्ल्यूडीवी वाली, विच इज 16,20,000। अगर आपके एसेट डेप्रिशिएबल है तो आपकी कॉस्ट डब्ल्यूडीवी वाली लेंगे। और जो कैपिटल गेन होगा, आपका हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जिस बच्चे को बेटा ये अगर बेसिक नोट्स भी आपने बेशक मेरे से नहीं पढ़ रखा, आपने कहीं से भी पढ़ रखा होगा, कहीं से भी, आपको उन बुक से रेफर करना है, उन नोट से रेफर करना है, प्रोविजन पढ़ते जाओ और क्वेश्चन लगाते जाओ। खूब कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका हो जाएगा। ठीक है? अब समझ में आया बेटा कितने डीप में आपसे प्रोविजन पूछे जा रहे हैं, कितनी कितनी चीजें आपको क्वेश्चन करने देती है। पर आपका सबसे बड़ा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मैम जो इररेलेवेंट डेटा है, मैं सबसे पहले उसको एलिमिनेट करूँ, क्योंकि मुझे इररेलेवेंट डेटा का मतलब नहीं है। आप देखो, इनकम टैक्स के क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए, और मुश्किल बनाने के लिए, प्रोविजन कितने डीप के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। बेटा मैं एक चीज बताती हूँ, आप एग्जाम्पल ही ले लो अपने एडवांस फोरफीट वाले क्वेश्चन का। इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी, जिस बच्चे को प्रोविजन ही नहीं आता, वो सोचा होगा कि इस फिगर का भी इस्तेमाल होगा, इस फिगर का भी यूज करेंगे, इस फिगर का यूज करेंगे। अरे किसी का भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ घुमा रहा है आपको। आप सिर्फ ये चैप्टर करके गए थे, अभी आपको पूरी की पूरी अल्टीमेट कंप्रीहेंसिव कवरेज करनी है, ताकि आपको सारे चैप्टर का पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर क्या क्या तरीके से वो आपको क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मुश्किल बनाते हैं, कैसे कैसे प्रोविजन पॉइंट्स डालते हैं उसके अंदर। तो बेटा ये सारी कंप्रीहेंसिव कवरेज आपके ब्रह्मास्त्र कोर्स के थ्रू हो जाएगी। बिकॉज अल्टीमेटली आप एक चीज समझो, इनकम टैक्स के अंदर सिर्फ एक चैप्टर आपको पास नहीं करा सकता, आपको हर चीज की कंप्रीहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज के अंदर आपको पीवाईक्यूज करने, सिर्फ एक पीवाईक्यू करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। 5-5 साल की पीवाईक्यू करो, तब जाके एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी कि किस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेटिव बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, डिबेंचर का पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिशन का कितनी बार आपसे एग्जामिशन आती है, ऐसे हर टॉपिक के अंदर से, हर चैप्टर के अंदर से आपको फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, कौन सी चीजें आपकी बार बार आती है। सिर्फ एक पेपर, दो पेपर करने से आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको कम से कम भी 5 पेपर जो मैंने करवाए वो बाय हार्ट करने चाहिए, ताकि आपकी अल्टीमेट प्रैक्टिस हो जाए। तो फटाफट से अपने आपको बनवास कोर्स में कर लो एनरोल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाने वाला है।